मैं समीर कुमार पाठक, हिंदी विभाग डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, एमए हिंदी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के साथ आज मुक्तिबोध के आलोचना कर्म पर कुछ बातचीत साझा कर रहा हूँ। मुक्तिबोध की महत्वपूर्ण कृति एक साहित्यिक की डायरी की समीक्षा करते हुए या उस पर बातचीत करते हुए नामोर जी ने लिखा है कि कुछ लोग दुनिया से बहस करते हैं तो कुछ सिर्फ अपने से, किंतु कुछ थोड़े से लोग ऐसे भी होते हैं जो दुनिया से बहस करने की प्रक्रिया में अपने आप से भी बहस चालू रखते हैं। मुक्तिबोध ऐसे ही थोड़े से लोगों में से थे और उनकी एक साहित्यिक की डायरी ऐसी ही जीवंत बहस का सृजनात्मक दस्तावेज है। नामोर जी ने आगे लिखा कि मुक्तिबोध पाठक को कुछ इस प्रकार उस वार्तालाप का साझीदार बना लेते हैं कि निःसंग रहना कठिन हो जाता है। लगातार प्रहार करते हुए आत्मीयता का वैसा ही सम्मोहन और वैसा ही दुर्निवार आमंत्रण, विचार प्रक्रिया में स्वतः भाग लेने का, दूसरे से प्रश्न करने के साथ साथ अपने आप को भी खोलते रहने का, जो मुक्तिबोध की एक साहित्यिक की डायरी में दिखाई पड़ता है। यदि मैं भूल न रहा हूं तो वह लेख वाद विवाद संवाद में शामिल है, जिसका शीर्षक है संवाद और एकालाप। नामोर जी ने बहुत विस्तार से जाकर के मुक्तिबोध की आलोचना प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। हिंदी में मुक्तिबोध कवि के रूप में ज़्यादा चर्चित हैं, जबकि वे जितने बड़े कवि हैं उतने ही बड़े आलोचक, उतने ही बड़े विचारक, चिंतक भी हैं। जहाँ रचनात्मक साहित्य में वे उत्कृष्ट कोटि के सर्जक हैं, वहीं आलोचनात्मक साहित्य में उतने ही विलक्षण हैं। उन जैसा मौलिकता और अंतर्दृष्टि दुर्लभ है। बहुत कम साहित्यकारों में वैसी विचार की तेजस्विता और इतिहास दृष्टि की समझ और वैसी सौंदर्य की अंतर्दृष्टि दिखाई पड़ती है। उनकी रचनाओं में जो उनका नज़रिया, जो विश्वज्ञान, उनकी जो जानकारी, दुनिया भर की साहित्यिक चेतना और दर्शन प्रणालियों की समझ, और जिसके आधार पर उनका अपना साहित्य विवेक बना है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जाहिर है कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा मार्क्सवाद का है और उनका लेखन मार्क्सवादी विश्व दृष्टि के रचनात्मक व्यवहारिक प्रयोग का एक बेहतरीन उदाहरण है। मुक्तिबोध का आलोचनात्मक लेखन उनके रचनात्मक लेखन से गुण और मात्रा में भी अधिक है, कम नहीं है। आलोचक मुक्तिबोध को कवि मुक्तिबोध से कमतर नहीं माना जा सकता। मुक्तिबोध रचनावली का खंड 4 और 5 शुद्ध रूप से उनके आलोचनात्मक पक्ष को प्रदर्शित करता है, लेकिन छठा खंड यदि सभ्यता समीक्षा को भी उनके आलोचना कर्म के संदर्भ में जोड़ दिया जाए
और जाहिर सी बात है कि वह उनके आलोचना कर्म से ही संबंधित है, तो उनके आलोचनात्मक लेखन की मात्रा काफ़ी अधिक हो जाती है। मुक्तिबोध ने अपनी आलोचना में जो विश्वदृष्टि अर्जित की, उसी के आधार पर वह अपनी पक्षधरता भी तय करते हैं। चाहे वह साहित्यिक आलोचना लिख रहे हों या अखबारी लेखन कर रहे हों, उनकी विश्वदृष्टि दोनों जगह एकदम साफ है। उन्होंने विश्व स्तर पर जो वर्ग भेद देखा था उसमें से एक ओर समाजवाद था तो दूसरी ओर साम्राज्यवाद के बल्कि साम्राज्यवाद की क्रूरता कहना ज़्यादा सही है। और इन दोनों के बीच का टकराव, इस टकराव में मुक्तिबोध किधर खड़े हैं, इससे उनकी पक्षधरता पता चलती है। जाहिर है कि मुक्तिबोध की पक्षधरता समाजवाद की तरफ है और इसलिए भारत में वे इसीलिए कांग्रेस के समाजवादी पैटर्न के नारे के छलावे में नहीं आए और उन्होंने भारत के शोषक शासक वर्गों का सही चरित्र समझा, पहचाना। वे अपनी वैज्ञानिक विश्वदृष्टि से यह जानते हैं कि आज़ादी के बाद भारत की सत्ता का नेतृत्व देसी इजारेदारों के हाथ में है, जिसने सामंतवाद के साथ गठजोड़ कर लिया है और विदेशी पूंजी के सहयोग से यह देश में एक पूंजीवाद का मॉडल बनाया गया है। जाहिर है कि उस वक्त सोवियत संघ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा किया गया विश्लेषण इससे भिन्न था, इसलिए मुक्तिबोध की बात को बहुत दूसरे रूप में लिया गया। हालांकि वे अपने वैचारिक लेखन में विदेशी पूंजी के विभिन्न पक्षों पर बहुत पहले से लिख रहे थे या ध्यान दिला रहे थे। इस प्रकार मुक्तिबोध भारत की राजसत्ता का वर्ग विश्लेषण करते हुए अपनी पैनी मार्क्सवादी दृष्टि का परिचय देते हैं कि वे किसी भी तरह समाज के यथार्थ से विलग नहीं हैं। पब्लिक सेक्टर के बारे में उनकी दृष्टि एकदम साफ है। वे बार बार कहते हैं कि टाटा, बिरला जैसे उद्योगपति कंपनियों ने भी सरकारी सेवा के क्षेत्र में भी अपना जाल बिछा लिया है और इसलिए वह यथार्थ परक विश्लेषण के लिए बहुत साफ समाजवादी ढंग की समाज रचना करने का तरीका बताते हुए यह कहते हैं कि भारत में अमेरिकी पूंजी से दूरी बना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुक्तिबोध ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद की वैज्ञानिक प्रणाली से अपने आसपास और विश्व का जो यथार्थ है उसको बहुत गहराई से परखा था, उस पर लिखा भी था। मार्क्सवाद के आधार और अधिरचना के बहुचर्चित सिद्धांत को उन्होंने काफ़ी अंतर्दृष्टि से समझा और समझाया था। उसे भारतीय साहित्य और विश्व साहित्य के उदाहरणों के द्वारा पुष्ट किया था। उन्होंने अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रेंच आदि देशों के साहित्य और विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों पर भी मार्क्सवादी दृष्टि से ही टिप्पणियाँ की थीं। उनकी टिप्पणियों को मार्क्स की टिप्पणियों से प्रभावित होना मात्र मान लेने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड के बारे में उनके तर्कसंगत और सही विश्लेषण को देखकर आश्चर्य होता है और ऐसा वह तब कह रहे थे जब इस तरह की आवाज़ पश्चिम में भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुक्तिबोध ने टी.एस. एलियट और एजरा पाउंड और हक्सले के बारे में लिखा है कि टी.एस. एलियट ईसरवुड, एल्ड्रयूज हक्सले को अपनी जर्जर आत्माओं
की समस्याओं का हल गिरजाघर तथा वेदांत में ही दिखा और उन्हीं की मनोवृत्ति वाला कवि एजरा पाउंड अंत में राजनैतिक क्षेत्र में भी घोर फासिस्ट हो गया। आधुनिक काल के कवियों में अगर हिंदी में आप देखें तो वेदांत के तरफ जिन कवियों का झुकाव है या झुकाव था, उन कवियों ने जाने अनजाने भारत के सामाजिक यथार्थ और आर्थिक विषमता से मुंह मोड़ लेना कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन उन विषमताओं के प्रति प्रायः वे चुप से रहे। इसका कारण क्या है, यह अलग अध्ययन का विषय है। एक साहित्यिक की डायरी में एक स्थान पर मुक्तिबोध ने लिखा है कि ऐसी स्थिति में वह असंभव नहीं है कि कविता की अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में प्रस्तुत किया जाए अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र इस तरह आलोकित और दीप्तिमान हो उठें कि छंद बन जाएं, गतिमान हो जाएं और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सके। यहाँ जिस गतिमानता और पर मुक्तिबोध ने जोर दिया है वह वस्तुतः खास तरह की नाटकीयता है या नाटकीयता का ही दूसरा पक्ष है। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक अनूठी नाटकीयता साहित्य की डायरी को रचनात्मक कृति की भंगिमा प्रदान करती है। मुक्तिबोध की रचनाओं में इस प्रकार की भयानक सी लगने वाली फैंटेसी प्रायः मिलती है। कभी ब्रह्म राक्षस तो कभी औरांग उटांग और कभी विचित्र वेश विन्यास वाली सैन्य टुकड़ी का आक्रमण, अंधेरे में की एक हल्की सी चादर पड़ते ही सारा दृश्य क्षण भर में दुःस्वप्न सा लगने लगता है। रोज की देखी सुनी जानी पहचानी चीजें भी मुक्तिबोध के हाथों में पहुंचकर मानो इंद्रजाल सा बन जाती हैं। इस प्रकार डायरी की सबसे बड़ी उपलब्धि एक विलक्षण व्यक्तित्व है जो अंततः पूरी डायरी से उभर कर सामने आता है। जिस तरह प्लेटो के डायलॉग को डायरी की उपलब्धि माना जा सकता है, उसी तरह एक दूसरे स्तर पर मुक्तिबोध की यह महत्वपूर्ण कृति एक साहित्यिक की डायरी की सबसे बड़ी उपलब्धि है वह कवि व्यक्तित्व जिसके साथ आगे चलकर अनेक तरह की किंवदंतियां जुड़ी। अनिवार्यतः यह व्यक्तित्व स्वयं मुक्तिबोध से अभिन्न है। मुक्तिबोध का ही वह प्रतिरूप है, किंतु यह भी निश्चय है कि इस आत्मसजग युग का सबसे आत्मसजग व्यक्तित्व एक गहरे अर्थों में राजनीतिक, और वह ऐसा राजनीतिक है जो बहुत सधे किस्म का साहित्यकार भी है। और मुक्तिबोध के यहाँ यह राजनीति और साहित्य का जो द्वैत है वो बहुत काफ़ी मिल करके एक सा हो गया है। यह मुक्तिबोध सामाजिक जीवन में घटित सारे क्रिया व्यापार को वर्गीय नजरिए से ही देखते हैं, वह राजनीति हो या साहित्य लेखन। लेकिन इस तरह के विश्लेषण में वे प्रायः जार्गन से बचते हैं, वे यांत्रिक नहीं होते। अपने समय की राजनीति के बारे में उनका ख्याल सही था कि राज सत्ता वर्गों की होती है। संसद में कोई भी जाए, कोई भी पार्टी चुनाव जीत करके पहुंचे, वह सत्ता वर्गों की होती है और प्रायः उच्च वर्गों की होती है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि हमारे यहाँ राज सत्ता का वैज्ञानिक अर्थ प्रायः नहीं समझा गया है। सामंती समाज में सामंती वर्ग
पूंजीवादी समाज में उच्च वर्गीय और धनी लोग राजसत्ता को चलाते हैं। बहुमत से पार्लियामेंट पर चुनकर चाहे जो जाए, राजसत्ता के संचालन और आर्थिक संतुलन का कार्य इसी उच्च मध्य वर्ग को करना पड़ता है। यहाँ उच्च मध्य वर्ग के लिए मुक्तिबोध ने दरअसल मार्क्सवादी शब्दावली में प्रयुक्त वह बहुचर्चित शब्द बिग बुर्जुआजी का प्रयोग किया है। अब बिग बुर्जुआजी का अर्थ वैसे तो पूंजीपति वर्ग होता है, लेकिन जिस दौर में मुक्तिबोध वह लेख लिख रहे थे, उस दौर में बिग बुर्जुआजी को उच्च मध्य वर्ग के रूप में भी समझा जा सकता है। जिस तरह निराला की कविता राजे ने अपनी रखवाले की में शासक और उसके हित साधन के लिए बनाई गई ऊपरी संरचना के बीच के रिश्ते को निराला उजागर करते हैं, ठीक वैसे ही मुक्तिबोध ने उस अवधारणा की ओर अधिक वैज्ञानिक और मारक प्रस्तुति अंधेरे में कविता में की है। विचित्र प्रोसेशन, बैंड के लोगों के चेहरे मिलते हैं मेरे देखे हुओं से, लगता है उनमें कई प्रतिष्ठित पत्रकार इसी नगर के, बड़े बड़े नाम अरे कैसे शामिल हो गए इस बैंड दल में। उनके पीछे चल रहा संगीन नोकों का चमकता जंगल, कर्नल, ब्रिगेडियर, जनरल, मार्शल, कई और सेनापति, सेनाध्यक्ष, चेहरे वे मेरे जाने बुझे से लगते। उनके चित्र समाचार पत्रों में छपे थे, उनके लेख देखे थे, यहाँ तक कि कविताएं पढ़ी थीं। भाई वाह, उनमें कई प्रकांड आलोचक, विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद। मुक्तिबोध ने पूरे पूंजीवादी सुपर स्ट्रक्चर को इस ढंग से चित्रित कर दिया है कि राजनेता, पत्रकार, कवि, लेखक, विद्वान, इन सब का जो वर्गीय गठजोड़ है वह मानो खुलकर आ गया है। और इस समाज व्यवस्था को वह फैंटेसी के माध्यम से देखते हैं। मुक्तिबोध ने अपने आलोचनात्मक लेखन में भी सामाजिक जीवन के विश्लेषण को नहीं छोड़ा है। कला को सिर्फ कला तक सीमित करके देखना उन्हें पसंद नहीं। कला की सामाजिक पक्षधरता का उद्घोष उन्होंने किया और इसी नज़रिए से उन्होंने अपने समय के सभी साहित्यिक मसलों पर लिखा। जितनी साहित्यिक विवाद हैं, प्रायः सब में मुक्तिबोध की दिलचस्पी दिखलाई पड़ती है। कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम के हर नारे का तर्कसंगत जवाब मुक्तिबोध ने दिया। एक साहित्यिक की डायरी के लेखों में मुक्तिबोध ने कथात्मक शैली में आधुनिकतावादियों की हर अवधारणा, अकेलेपन, भीड़ में अकेलेपन, अस्मिता का विलयन, ऊब, संत्रास, व्यक्ति स्वातंत्र्य, लघु मानव की अवधारणा का जैसा सटीक जवाब दिया, वह उस दौर के लेखन में अन्यत्र मिलना मुश्किल है। बल्कि कला और रचना के महीन रग रेशों के भीतर बैठकर मुक्तिबोध ने हिंदी साहित्य के भीतर वैश्विक साहित्यिक चेतना की तमीज विकसित की। यह उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुक्तिबोध का एक योगदान और महत्वपूर्ण है और वह है प्रगतिवादी समीक्षा की कमजोरियों को गहराई में उतरकर पहचानना। प्रगतिवादी आलोचना के नाम पर हिंदी में जो आलोचना लिखी जा रही थी या जो आलोचना चर्चित है, प्रगतिवाद की विचारधारात्मक शक्ति का बहुत ही तर्कसंगत आकलन उन्होंने प्रगतिवाद एक दृष्टि शीर्षक लंबे निबंध में किया और प्रगतिवादी समीक्षा की कमजोरियों को उन्होंने बेलाग तरीके से समीक्षा की समस्याएं शीर्षक निबंध के अंतर्गत
भी उठाया। मुक्तिबोध द्वारा किए गए विश्लेषण से आज भी मार्क्सवादी अंतर्दृष्टि के तहत साहित्य, कला, सौंदर्य बोध का मूल्यांकन करने वाले लोगों को सीखना चाहिए। मगर यह दुखद बात, यह दुख के साथ कहना पड़ रहा है, या यह आज के दौर के लिए यह दुखद है कि वे कमजोरियां आज भी मार्क्सवादी चेतना के संदर्भ में, मार्क्सवादी अंतर्दृष्टि के संदर्भ में काम करने वाले आलोचक विचारकों में यथावत हैं। उन कमजोरियों के तरफ जिन चीज़ों से मुक्तिबोध ने आगाह किया था, उनसे मार्क्सवादी आलोचना या मार्क्सवादी विचार चेतना के भीतर रह करके कला संस्कृति पर विचार करने वाले आलोचकों ने प्रायः ध्यान नहीं दिया है। और ऐसे लोगों को मुक्तिबोध के आलोचना कर्म से सीखने की ज़रूरत है, बल्कि बार बार उनकी आलोचना में उतरकर यह देखने की ज़रूरत है कि आखिर मुक्तिबोध अपने समय समाज के भीतर रहते हुए उन समस्याओं का इतनी बारीकी से विश्लेषण कैसे कर पाते हैं।